अन्योहासेयो, हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। तो हमारा आज का ड्रामा होने वाला है द किंग्स वुमेन का एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग एपिसोड 5 के एंडिंग सीन से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस गुंगसंग ली उस डॉक्टर से कहती है कि आप प्लीज़ जिंग काई की रक्षा कीजिए और मैं जल्दी इस दवाई की तोड़ लेकर आ रही हूँ और मैं आपका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि आपने इसकी रक्षा किया है और आगे भी इनकी रक्षा करते रहिए। मैं जल्दी इसके लिए दवाई लेकर आ जाऊंगी। तो इस पे डॉक्टर पूछते क्या कि तुम जाने कहाँ वाले हो। तो वो कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, बस आप इसकी देख रेख कीजिए, मैं जल्दी दवाई लेकर आ जाऊंगी। डॉक्टर की आज्ञा लेने के बाद गुंगसंग ने निकल जाती है तबड़क 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 तबड़क, मतलब वो घोड़े से जा रही होती है वही राजा से मिलने के लिए। मन में सोचती हुई भी जाती है कि जिंग काई तुम मेरा इंतजार करना, जल्दी ही मैं दवाई का सोल्यूशन लेकर लौटूंगी। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है, उसके नौकर चाकर कपड़े वपड़े पहना रहे होते हैं और वो गुंगसंग ली के बारे में सोच रहा होता है, कैसे बचपन में उसने उसके हाथ के जख्म पे दवाई लगाई थी, एक कपड़ा बांध दिया था और फिर बचपन से लेकर जवानी तक अब की बातें, जब वो दोनों मिले थे, क्या क्या हुआ था, सारी बातें याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम इधर जिंग काई को भी देखते हैं जो कि हल्का हल्का होश में आ रहा होता है और वो गुंगसंग ली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि तुम चिंता मत करो, वो बस तुम्हारे लिए दवाई लेने के लिए गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस गुंगसंग पहुंच जाती हैं राजमहल में और दूसरी तरफ महाराज आ रहे होते हैं अपने दरबार में। और दूसरी तरफ हम फिर देखते हैं कि गुंगसंग ली जो होती है दरबार में पहुंच रही होती है, मतलब ये सीन ही ऐसा दिखाया जाता है यहाँ का। आगे हम देखते हैं कि गुंगसंग ली महाराज के दरबार में पहुंचती है और चारों तरफ देखती है वहाँ पे उसे कोई महाराज नहीं दिखते, मतलब कोई नहीं दिखता। और हम देखते हैं कि जो महाराज हैं वो ना छुपके से देख रहे होते हैं गुंगसंग को, एक साइड में खड़े होते हैं। महाराज साइड में बोलते हैं कि तुम आई और तुमने मुझे नमस्कार नहीं किया, ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं गुंगसंग अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है महाराज मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ पे ये कहती है इससे पहले तो तुमने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। तो वो कहते हैं इससे पहले कब मिले थे, अगर मैंने इससे पहले आपसे कभी मिली हूँ और मैंने आपको कभी रूडली आपसे बात किया है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए। महाराज कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें डर नहीं लगा, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे डर नहीं लगा, मुझे पता है आप मेरी जान नहीं लेंगे और हाँ आप मेरे जो सीनियर हैं उनकी जान ज़रूर बचा देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे महाराज कहते हैं ठीक है, अगर तुम इतना भरोसा है तो फिर महाराज सामने आते हैं और कहते हैं ठीक है, अब सर उठाओ और देखो मुझे। गुंगसंग ली यहाँ पे धीरे धीरे कर अपना सर उठाती है और महाराज को देखने जाती है, मतलब जैसे पहले पैर देखती है फिर कमर देखती है, कुछ कुछ ऐसा धीरे धीरे कर उठाती है और देखती है कि अच्छा तुम महाराज हो, इसीलिए मुझे पकड़ने को कहा गया था, किसी भी कॉस्ट पर, मतलब किसी भी तरीके से बस मुझे पकड़ के लाना था, तुम ही मुझे पकड़वाना चाहते थे। मिस गुंगसंग ली वो सारी बातें याद कर रही होती है, कैसे वो बीमार थी तो राजा ने उनकी जान बचाई थी। वो बीती हुई सारी बातें याद करती है, मिस्टर जाओ के साथ बिताया हुआ हर एक पल, और फिर कहती है कि तुमने एक बार मुझसे कहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो क्या तुम जान बचाने की कीमत ऐसे चुका रहे हो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, बदले में तुम मेरे सीनियर की जान ले रहे हो और साथ में मेरे भी जान के पीछे पड़े हो, तुम आखिर चाहते क्या हो। तो यहाँ पे जो राजा होते हैं यानी महाराज होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि मैं तुम्हें जीतना चाहता हूँ किसी भी कीमत पे, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी हो जाओ। यहाँ पे मिस गुंगसंग ली कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे राजा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम सिर्फ मेरे ही साथ रहने वाली हो। तो यहाँ पे गुंगसंग ली बताती है कि ठीक है, मैं ये सब मानने के लिए तैयार हो जाऊँ, पर बताओ क्यों। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें अभी मेरी ज़रूरत है तुम्हारे सीनियर की जान बचाने के लिए। तो यहाँ पे गुंगसंग कहती है अच्छा इसीलिए आपने मेरे सीनियर को जहर दिलवाया ताकि मैं आपके पास आ जाऊँ। तो राजा कहते हैं हाँ, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी जंग में और प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, यही वाला डायलॉग मारे होंगे और क्या। फिर जो गुंगसंग ली होती है वो कहती है ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर पहले आप मुझे वो दवाई दे दो क्योंकि मेरे सीनियर दिन पर दिन मर रहे हैं। तो यहाँ पे राजा क्या होता है, कहते हैं ठीक है मैं दवाई दे दूँगा, पर ये बताओ तुम कब वापस आओगी। तो यहाँ पे जो गुंगसंग ली होती है वो कहती है मुझे 3 महीने चाहिए, मैं 3 महीने के बाद वापस आ जाऊँगी। तो यहाँ पे राजा कहते हैं ठीक है जाओ, दिया तुम्हें 3 महीने, और 3 महीने से एक दिन भी लेट हुआ तो मैं तुम्हारे सीनियर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तुम अच्छे से जानती हो। गुंगसंग ली कहती है ठीक है और फिर वहाँ से दवाई लेके चली जाती है। वैसे यहाँ पे दोनों के बीच बातें तो ढेर सारी होती है, पर सारी बातों का मिला के मतलब यही निकलता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया।
अगले सीन में हम महाराज को अकेला पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ली जोंग यानी उनका पर्सनल सेक्रेटरी या बॉडीगार्ड जो भी कहो वो आता है। वो कहता है महाराज आपको तो पता चल ही गया होगा कि मिस कुंगसंग जो है वो सिपाहियों के साथ निकल चुकी हैं यहाँ से। तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो वो कहती है कि अच्छी बात है ना, अब मुझे पता चला, इसीलिए आपने हर्ट करने को कहा था उनके सीनियर को, क्योंकि मिस कुंगसंग उनको बचाने के लिए ज़रूर आ जाएंगी। तो वो कहते हैं हाँ तुम समझ गए। तो वो कहते हैं कि महाराज अब तो आप खुश होंगे ना। तो वो कहते हैं हाँ कि मैं बहुत खुश हूँ। फिर महाराज पूछते हैं ली जोंग एक बात बताओ, क्या मैं बहुत ही ज़्यादा क्रूर हूँ, चालाक हूँ? तो यहाँ पे जो उनका सेक्रेटरी या साथी जो भी होता है वो कहता है नहीं महाराज, ये मेरी हिम्मत भी कैसे हो सकती है ऐसा आपके बारे में सोचने की। तो वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते। अगले सीन में हम वही डॉक्टर को देखते हैं जो कि जिंग काई का इलाज कर रहा होता है और अपना सर हिला रहा होता है कि अब शायद ये नहीं बचने वाले हैं। तभी हम देखते हैं मिस कुंगसंग ली वहाँ पे पहुँच जाती हैं और डॉक्टर को पुकारती हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाहर ही डॉक्टर उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि मिस कुंगसंग आप कहाँ चली गई थी? मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, आप 2-3 दिनों से यहाँ से गायब थी। तो वहाँ पे कुंगसंग ली बताती है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं मैं एंटीडोट लेके आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, पर मैं लेके आ गई। तो पूछते हैं एंटीडोट, पर आप एंटीडोट लेने गई कहाँ थी? तो वो बताती हैं राजा के पास। तो कहती है क्या आप राजा से मिलने गई थी? तो कहते हैं हाँ। कहती हैं हाँ मैं वहीं से आई हूँ और ये लीजिए दवाई, जल्दी से जिंग काई को ठीक कर दीजिए, अब वो ठीक हो जाएगा ना। बस ये बातें करते करते मिस कुंगसंग ली वहीं पे बेहोश हो जाती हैं। अगली बार जब मिस कुंगसंग ली को होश आता है तो वो देखती हैं जिंग काई बैठा हुआ है और बैठ के दवाइयाँ पी रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती हैं। कुंगसंग ली जिंग काई के पास जाती है और कहती है कि तुम उठ गए, तुम मुझ में आ गए, मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें ऐसे देख के। तो वो कहता है तुम भी तो पूरे 1 दिन और 1 रात से सो रही थी। तो कहती है हाँ मैं गहरी नींद सोई थी और मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। यहाँ पे जिंग काई पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं कुछ बना दूँ? तो जो कुंगसंग ली होती है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं उठ के खाना बनाने जाते हैं तो जो कुंगसंग ली होती है वो भी हेल्प करने के लिए जाती है और बाहर जाकर दोनों आपस में बातें करते हैं। जहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैंने जिंग काई को बताया नहीं है कि तुम एक्जियन के महल में यानी महाराज से मिलने गई थी। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि जब वो बेहोश था तो वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था। उसे अब भी ऐसा ही लग रहा है कि उसे जो मैंने दवाई दी है वो उसी दवाई से ठीक हुआ है। तो अभी उसे पता ना चले तो ही अच्छा है, क्योंकि उसकी हालत अभी गंभीर है और कुछ भी ऐसा सदमा लगने पर वो बीमार पड़ सकता है। तो यहाँ पर कुंगसंग ली कहती है ये बहुत अच्छी बात है, आपने उन्हें नहीं बताया और प्लीज़ इस बात को आप सीक्रेट ही रखिएगा, मत बताइएगा। यहाँ पे डॉक्टर उससे पूछने की कोशिश करते अच्छा बताओ तुम्हें वो दवाई किसने दी? तो कुंगसंग ली उस बात को टाल देती है और नहीं बताती है। कहती है बस आप इस बात को सीक्रेट रखिएगा, ये सारी बातें जिंग काई को पता नहीं चलनी चाहिए। कुंगसंग ली बताती है कि आपको पता है जो जिंग काई है ना वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, वो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में पाना चाहता है, बहुत सारे मुकाम है जो वो हासिल करना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि उन सब के बीच में मैं आऊँ। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात को सीक्रेट रखूँगा और मैं आज एक बहुत ही महान महिला से मिल रहा हूँ जो कि आप हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा महान कार्य किए हैं, आपको मेरा नमन है। और वहाँ से बुढ़ऊ कह के चले जाते हैं, मतलब डॉक्टर चले जाते हैं। आगे हम राजा इंगज़ेंग के बारे में देखते हैं, मतलब इंगज़ेंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है कुंगसंग ली को लेकर कि कैसे वो अपने सीनियर को बचाने के लिए मुझसे मिलने आ गई और 3 महीने बाद वो मेरे पास आने वाली। इस बात से थोड़ा सा खुश भी रहता है, थोड़ा सा सैड भी रहता है कि वो ज़्यादातर अपने सीनियर के लिए फ़ील करती है, शायद मेरे लिए फ़ील नहीं करती, मतलब इतना ही दिखाया जाता है। आगे की सीन में हम देखते हैं कुंगसंग ली और जिंग काई को देखते हैं, जो कि कुंगसंग ली जो होती है वो जिंग काई की बच्चों की तरह केयर कर रही होती है। देखो अब गर्म हो गया, अब तुम सो जाओ। तो यहाँ पे जिंग काई जो होता है वो कहता है तुम मेरे बच्चों की तरह केयर क्यों कर रही हो? देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपना हाथ पैर चलाने लगता है, तभी उसे दर्द होता है। कुंगसंग ली कहती है कि देखो तुम ज़्यादा हाथ पैर मत चलाओ, तुम अभी भी इंजर्ड हो और बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो अगर तुम दोबारा बीमार होना चाहते हो तो चलाना ऐसे हाथ पैर, वरना आराम करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो यहाँ पे जो जिंग काई होता है वो कहता है कि जो डॉक्टर तियान है, जब मैं बेहोश था तो मुझे ज़रा सा होश आया था, तो वो बता रहे थे कि ये जो दवाई है बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ये कुन में ही मिल सकता है, मतलब महाराज के पास, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ तुम्हें ये दवाई मिली कहाँ से? तो यहाँ पे जो कुंगसंग ली होती है वो एक कहानी रच देती है और कहती है एक पागल सा डॉक्टर है जिनके बारे में डॉक्टर तियान ने मुझे बताया था, मैं उनके पास गई थी और किस्मत से मैंने उनसे दवाई मांगी और ये दवाई मुझे मिल गई। जो उनका सीनियर होता है यानी जिंग काई वो आगे और भी सवाल पूछने जाता है, तभी मिस कुंगसंग ली उसे रोक देती है और कहती है ठीक है अब आगे तुम कोई सवाल नहीं करोगे और बस आराम करोगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है तुम्हें ठीक करने पे। तो यहाँ पे जो उनका सीनियर यानी जिंग काई होता है वो कहता है हाँ ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और पूरे दिन तुम भागती रही दवाइयों के पीछे, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा भी ना बचता। उसे शुक्रिया करता है और सोने जाता है। तो यहाँ पे कुंगसंग ली उसे सुलाती है, कहती है ठीक है तुम आराम करो, अब मैं जा रही हूँ अपने बिस्तर पे खुद सोने के लिए, और फिर अपने बिस्तर पे जाके उसे टाटा पैक करके सोने लगती है।
और सोते हुए वो इंग ज़ेंग यानी राजा के बारे में सोचती है, कैसे उन्होंने उसे 3 महीने का टाइम दिया, अगर 3 महीने में वापस नहीं गई तो वो जिंकाई को जान से मार देंगे। सारी बातें सोचती है और वो अपना मुंह दाब के रोने लगती है, मतलब बचा के ताकि जिंकाई को पता ना चले। अगली सुबह हम जिंकाई को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी वॉडी बना रहा होता है, मतलब पानी वानी लेके बाल्टी वाल्टी उठा रहा था है। और वहीं पे जो होती है मिस गुंगसन यानी गुंगसन ली होती है, वो उसकी हेल्प कर रही होती है डंबल वंबल उठाने में। तभी हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि जिंकाई तुम पहले से और भी ज़्यादा ठीक हो गए हो और तुम आज बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जल्दी से रिकवर हो गए हो, तुम्हारे में शक्ति बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से उनकी तारीफ़ करते हैं और यहाँ पे जो जिंकाई होता है वो कहता है, डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आपने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और आप ही की वजह से ये सब पॉसिबल हो चला है। तो डॉक्टर तियान कहते हैं, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, कैसा रहेगा तुम दोनों जाके शहर घूम आओ। तो यहाँ पे जो जिंकाई कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम दोनों जाते हैं शहर घूम कर आते हैं। और जिंकाई और मिस गुंगसन ली दोनों शहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जो डॉक्टर तियान होते हैं वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जो जिंकाई है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला इंसान है। जब उसे पता चलेगा कि गुंगसन ली ने उसके लिए क्या किया है तो वो टूट जाएगा पूरी तरीके से और अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुंगसन ली और जिंकाई को जो कि शहर में घूमने के लिए निकले होते हैं। हम देखते हैं कि जो जिंकाई होता है वो मिस गुंगसन ली के पास साथ में मार्केट घूम रहा होता है। तभी उन्हें एक स्कार्फ की दुकान दिखती है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक सिल्क का स्कार्फ खरीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो गुंगसन ली होती है पहले तो कहती है, नहीं हमारे पास पैसे कम है तो हमें बेमतलब के खर्चे नहीं करना चाहिए। तो जो जिंकाई होता है कहता है, नहीं नहीं तुम्हारे लिए एक खरीदना है, और उसे एक पिंक कलर का स्कार्फ खरीद के देता है। वहाँ पे जो औरत होती है लेडीज़, वो उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है कि ये गोरी है, इन पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उतर के कोई परी आ गई हो। और ये आसमान की परी आपकी पत्नी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। या इस बात पे दोनों मुस्कुराते हैं और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अभी वहाँ से जा ही रहे होते तभी वहाँ पे कुछ सैनिक आते हैं। तो जिंकाई मिस गुंगसन ली को छुपा देता है और कहता है कि किनारे हट जाओ, छुप जाओ, क्योंकि कुछ सैनिक आ रहे हैं, ये तुम्हें पकड़ ना ले। तो यहाँ पे गुंगसन ली कहती है कि तुम चिंता मत करो, जो पोस्टर्स उन्होंने लगाए थे वो सारे पोस्टर्स हट गए हैं। तो जो जिंकाई होता है वो चारों तरफ देखता है, वहाँ पे कोई भी फ़ोटो नहीं लगी होती है। तो वो कहता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ, आखिर क्या हुआ। तो यहाँ पे जो गुंगसन ली होती है वो कहती है, शायद उन्हें जो चाहिए था उन्हें वो मिल गया, और वैसे अब मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए देखो फ़ोटो भी हटा लिया गया है। तो यहाँ पे जो जिंकाई होता है वो कहता है कि सोचने वाली बात है, आखिर उन्होंने फ़ोटो क्यों हटा लिया, उन्होंने ये विड्रॉ क्यों कर दिया। तो यहाँ पे गुंगसन ली कहती है, इसके बारे में तो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि 2 महीने से तुम ठीक हो रहे थे और मैं तुम्हारी रक्षा कर रही थी, मतलब तुम्हारी देख रेख कर रही थी, तो मुझे भी इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो जिंकाई होता है वो कहता है, ठीक है चलो अब तुम्हें भूख लगी होगी, यहाँ पे मछली बहुत अच्छी बनती है तो हम मछली खाने चलते हैं। दोनों लोग खाने जाते हैं और दूसरी तरफ हम हान सेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे एक दुकान से निकल रहा होता है। सीन आगे शिफ्ट होता है, हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महाराज होते हैं और उनके आलतू फालतू लोग होते हैं, मतलब उसके सैनिक वैनिक। वहाँ पे एक आदमी आता है, वो बताता है क्वीन के ड्यूक म्यू के शासन के दौरान जो राजवंश के सदाचार का नियम का अभ्यास किया जा रहा था, ऐसे में राष्ट्र के विलय का मुद्दा ही नहीं उठता। हालांकि क्वीन के ड्यूक जियो के शासन के बाद से सदाचार का नियम कमजोर हो गया था, युद्ध शुरू हो गए और केवल 7 राज्य बचे थे। आज सभी राज्यों ने क्वीन के सामने समर्पण कर दिया है, जैसा कि यह क्वीन का हो। मुझे लगता है कि आपकी महिमा और बुद्धिमत्ता और हमारी क्षमताओं के साथ हम 6 राज्यों का सफाया कर देंगे। महाराज, ये हमारे लिए अच्छा अवसर है, अगर हमने इस अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया तो आगे हमारे लिए 6 राज्यों का सफाया करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, यहाँ तक कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है कि अब 6 राज्य एक हो जाएंगे अगर, और उन्होंने एक होने का फैसला कर लिया तो आप कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, मतलब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो कहते हैं, ठीक है तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, तो बताओ इसके लिए तुम्हारे पास क्या स्ट्रैटेजी है। तो वो आदमी बताता है कि महाराज, जो हान है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो हमें हान पे पहले हमला करना चाहिए, यानी शुरुआत हमें हान से करना चाहिए, हान ही पहला विकल्प हमारा होना चाहिए। यहाँ पे महाराज कहते हैं, ठीक है तो मैं अपने जनरल से सलाह लेकर आपसे बातें करता हूँ। तो यहाँ पे जो लीसी होता है यानी वो आदमी होता है, वो कहता है कि ठीक है महाराज, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जो महाराज होते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए मैं आपको अपने राज्य के न्यायालय के उच्च पद पे आपको आश्रित करता हूँ, मतलब न्यायालय का उच्च पद देता हूँ। यहाँ पे जो आदमी होता है लीसी, वो उन्हें धन्यवाद कहता है और झुक जाता है। आगे हम गुंगसन ली और डॉक्टर को और जिंकाई को देखते हैं जो कि तीनों लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, जहाँ पे जिंकाई बताता है कि मास्टर ने मुझसे एक बार कहा था कि मुझे अपनी तलवारबाजी
नहीं छोड़नी चाहिए। और देखो मैंने 2 महीने से कोई भी प्रैक्टिस नहीं की, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और मुझे अब प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा भी है, जब तुम प्रैक्टिस करने लगोगे तो तुम और भी ज़्यादा बेहतर होने लगोगे। तो यहाँ पे वो कहता है ठीक है, मैं कल से ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा, यहाँ तक कि मैं आज से ही बहुत ही ज़्यादा हार्डर मेहनत करूँगा और मैं बहुत अच्छा तलवारबाज बनूँगा। यहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं मैं एक अच्छे तलवारबाज को जानता हूँ जिसका नाम गाओ जियान ली है, जो कि गुंगसंग से ही पढ़ाई किया हुआ है, गुंगसंग से ही मिलने गया था। वो कह रहा था कि मैं गुंगसंग से जाके तलवारबाजी सीखूंगा और फिर अपने ड्रीम फुलफ़िल करूंगा, मतलब पूरा करूंगा। यहाँ पे वो कहते हैं डॉक्टर कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसके नाम से एक चिट्ठी लिख दूंगा, मतलब उसके लिए, और तुम जाकर उसे दे देना और वो तुम्हें अच्छा तलवारबाजी सिखा देगा और उससे अच्छे तलवारबाज बन जाना। चिंगकाई कहता है बिल्कुल, मैं पूरी तैयारी करूंगा। गुंगसंग जाके तुम तैयार हो जाओ, हम दोनों निकलते हैं उनसे मिलने के लिए, यानी गाओ जियांग ली से। हम देखते हैं कि जो जिंगकाई होता है वो गुंगसंग ली को जाने के लिए तो कहता है, पर गुंगसंग ली साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है देखो जिंगकाई, मैं इतने दिनों से तुम्हारी देख रेख कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं अब आराम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहती। तो यहाँ पे जिंगकाई कहता है ठीक है, तुम बात तो सही कह रही हो कि तुम थक गई हो, तो ठीक है, काम करता हूँ, मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी नहीं जाता हूँ, फिर अगली बार जब चांस मिलेगा तब चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो गुंगसंग ली होती है वो कहती है तुम मेरे लिए अपना चांस मत गवाओ, मुझे पता है कि तुम सीखना चाहते हो, तुम जाओ अपना ड्रीम पूरा करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, मैं बस थोड़ी दिन आराम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो बुढ़ऊ डॉक्टर होते हैं वो भी समझाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तुम्हें वहाँ पे जाने पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और गुंगसंग ली की हालत भी ठीक नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि वो जाके वहाँ तक सब कुछ सही से कर पाएगी। अगर वो बीमार पड़ गई तो तुम क्या करोगे, इसीलिए तुम इसे यहाँ छोड़ दो और तुम जाओ, अपना ख्याल रखो और तलवारबाजी सीख के आओ। तो यहाँ पे जो जिंगकाई होता है उन लोगों के मनाने पे मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ तलवारबाजी सीख के आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगा और फिर मैं वहाँ से सीखने के बाद तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूँगा और तुम्हें उनकी सारी चालें सिखा दूँगा, मतलब तलवारबाजी सिखा दूँगा। यहाँ पे गुंगसंग ली कहती है हाँ बिल्कुल, मैं इस सब के लिए तैयार हूँ। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो जिंगकाई होता है वो जाने के लिए तैयार होता है, तभी गुंगसंग ली से मिलने के लिए एक नदी के किनारे आता है और कहता है गुंगसन, अभी थोड़ा सा टाइम तो बचा है मुझे जाने में, तो क्यों ना हम दोनों मिलके साथ में प्रैक्टिस करें। और ये जो गुंगसंग ली होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, और तलवार हाथों में लेती है और मुस्कुराते हुए हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और हाँ, अभी बहुत जोर की नींद आ रही है, तो अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।